की स्टार्टिंग में हमें वेनरेबल यान को दिखाया जाता है जिनकी की आंखें खुली की खुली रह गई होती है अपनी लॉटरी की स्टिक को देख करके, क्योंकि जो वो नहीं चाहते थे वही उनको मिल गया। यानी कि फर्स्ट मैच उनकी ही टीम का होने वाला है, जो कि ऑफ कोर्स अभी तक अरीना में नहीं आई होती है। तो अब उस स्टिक को देख करके वेनरेबल यान काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे और उसी स्टिक को घूरे जा रहे होते हैं कि तभी वेनरेबल यान से पूछते हैं कि आखिर हमारा कौन सा नंबर मिला है। तो वेनरेबल यान उसका जवाब थोड़ा घबराते हुए और हंसते हुए देते हैं कि मुझे माफ करना, लगता है कि मेरी किस्मत आज कुछ ज्यादा ही खराब है, इसलिए किस्मत से मैंने नंबर 1 को पिक किया है। वेनरेबल की ये बात सुनकर के बाकी के वेनरेबल से उनको शाबाशी देते हुए कहते हैं कि बहुत अच्छे तुमने तो भाई आज लगवा दिए हमारे। तो बीस्ट टीमिंग सेक्ट का डिसाइपल जोरों से चिल्लाते हुए कहता है कि ओ ये तो मैं हूँ, लेकिन ये तो अफसोस की बात है कि मैं अपने सेक्ट की पूरी शक्ति दिखाने जा रहा था, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, आपका डीमन स्कैमिंग सेक्ट तो पीछे ही रह गया। और मैंने उनसे कहा था कि अगर वो जिंदा रहना चाहते हैं तो वो यहाँ पर ना आए। देखो तो जरा, वो सचमुच मेरी इस बात को मान गए और अब मुझे खेद है कि मुझे आपसे ये आसान सी जीत को लेना पड़ रहा है, लेकिन सचमुच मुझे खेद है कि वो लोग मेरी वजह से इतना ज्यादा डर गए जिस वजह से वो यहाँ पर आ भी नहीं पाए। क्या करके वो वहाँ पे स्टेज पर जोर जोरों से हंस रहा होता है, जबकि वेनरेबल यान उसकी बातें सुन करके गुस्से में अपने दांत पीसते रह जाते हैं। मगर तभी फेरी सुई कहती है कि अब क्योंकि डीमन स्कैमिंग सेक्ट के डिसाइपल्स अभी तक अरीना में नहीं आए हैं, इसलिए क्यों ना उनकी जगह पर फर्स्ट राउंड हम लोग लड़ लेते हैं और वो लोग बाद में आ जाएंगे। तो ये सुनकर तो वेनरेबल यान खुश होते हुए उससे कहते हैं कि बहुत अच्छे, तुम सच में एक अच्छी लड़की हो। फिर वो अरीना मैनेजर के एल्डर से कहते हैं कि एल्डर, मिस्टिकल हेवन सेक्ट अपनी खुद की मर्जी से यहाँ पे हमारी जगह को रिप्लेस करके खुद पहला मैच लड़ना चाहते हैं, तो इसलिए प्लीज आप क्यों ना उन्हें पहले लड़ने जाने दीजिए। तो मिस्टिकल हेवन सेक्ट के एल्डर कहते हैं बकवास, आखिर हम लोग इस बात के लिए कब एग्री हो गए। एल्डर, मेरी डिसाइपल तो एक छोटी सी बच्ची है जो कि काफी ज्यादा नादान है और वो नहीं जानती है कि वो क्या कह रही है। उसके बाद फिर वो एल्डर फेरी सुई के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं, नादान लड़की, क्या तुम पागल हो गई हो और अभी तक स्टेज पे खड़े खड़े क्या कर रही हो, जल्दी से पीछे हटो। तो अब इधर अपने एल्डर को इस तरीके से गुस्सा करते हुए देख के फेरी सुई को भी अब ना चाहते हुए पीछे हटना होता है। तब सिस्टर चूचू फेरी सुई से कहती है कि सीनियर सिस्टर, इस वक्त हम उन लोगों के विरोधी हैं, इसलिए फिलहाल किसी भी तरीके की दया दिखाने की आवश्यकता नहीं है और इसके अलावा मुझे यकीन है कि ये छोटी सी अड़चन उन्हें रोक नहीं सकती। अब सिस्टर चूचू की ये बात सुनने के बाद में फेरी सुई भी हैरान होते हुए अपने मन में कहती है कि क्या किंगचन यंग मास्टर जुओ की तरफ नहीं है, तो फिर आखिर ये इस तरीके से कोई आपत्ति क्यों नहीं जता रही है और क्या अब उनका प्यार इस तरीके से नफरत में बदल गया है। तो अब किंगचन तो ये सब कहते हुए अपनी साइड में हट जाती है, जबकि वेनरेबल यान चिढ़ते हुए मिस्टिकल हेवन सेक्ट के एल्डर से कहते हैं, तू बुढ़ाऊ आदमी, क्या तू अपने आप को एक आदमी भी कहता है? क्या तुम लोग सचमुच में अपने आप को एक टॉप राइटियस सेक्ट कहते हो? मगर मुझे ये सब देख करके बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि तुम लोग तो एक बच्चे से भी गए गुजरे हो। तो वो एल्डर कहते हैं कि हम दोनों के सेक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है, इसके लिए हमारे सेक्ट को तुम्हारे लिए कुछ भी ऐसा करना पड़े। और आप लोगों ने तब ये स्पष्ट रूप से बताया था कि हम लोगों की मुलाकात तब सिर्फ अचानक से टकराव की वजह से ही हुई थी और वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक कोइंसिडेंस था, इसलिए हम दोनों का अपने अपने रास्ते पर चलने में क्या ही बुराई है और हम लोग आपके प्रति बिल्कुल भी घृणित नहीं है। और अब जब हम लोग एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, तो अब हम दोनों का एक दूसरे के लिए कुछ भी न करना ये दुगना हो चुका है, इसलिए इस समय हमें आपके लिए कुछ भी करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जबकि उन एल्डर्स की ये बात सुनने के बाद में यानमो भी कहता है, मैं जानता था कि ये राइटर्स सेक्ट वाले साले कमीने हैं और ये लोग सिर्फ और सिर्फ अच्छा बनने का दिखावा करते हैं, जबकि अंदर से तो ये लोग हमसे भी बड़े कमीने होते हैं। यहाँ तक कि यहाँ पे मुझे भी डीमन स्कैमिंग सेक्ट के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है और अब वो लोग यहाँ पर प्रेजेंट न होने की वजह से यहाँ पे इस डबल ड्रैगन की फाइट को भी नहीं लड़ सकते और इस सब कुछ की वजह से ये सच में एक काफी बड़ी शर्म की बात है, स्पेशली तौर पे तो उस बंदे के लिए मैं सच में उसे देखना चाहता था। तो अब इसी के साथ में हमें डीमन सोल सेक्ट के उन तीनों यंग मास्टर्स को भी दिखाया जाता है, उनके भी ये सब कुछ देख करके कुछ ज्यादा अच्छे एक्सप्रेशंस नहीं होते। योंगनिंग और स्वैंगर तो जुफेन की टीम को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं और फिर तभी अरीना में एल्डर अनाउंस करते हुए कहते हैं कि आखिर डीमन स्कैमिंग सेक्ट आ रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर वो अब नहीं आते हैं तो हमें इस फाइट को रद्द करना पड़ेगा और फिर सीधा सेकंड और थर्ड के बीच में मैच कराया जाएगा। तो अब तो एल्डर की ये सारी बातें सुनने के बाद भी वेनरेबल यान उनका कोई जवाब नहीं दे पाते। उनके ऐसे चेहरे को देख करके वो एल्डर सब कुछ समझ गए होते हैं और कहते हैं कि तो फिर ठीक है। मगर तभी पीछे से अनाउंसमेंट होती है कि डीमन स्कैमिंग सेक्ट आ गया है और फिर तभी डीमन स्कैमिंग सेक्ट के सभी डिसाइपल्स एक ग्रैंड एंट्री लेते हैं। सबसे पीछे गुईहू यू है, उनके आगे टाइयिंग और यूलिंग, फिर क्विलेंग और ल्यूजी, देन उन लोगों के आगे फिर गुईहू और फिर उन लोगों से भी आगे होती है हमारी बाइलियन एंड
की चेंगलोंग, जबकि उन सभी लोगों को लीड करते हुए उन सब के आगे होता है हमारा हीरो जू फैन। और भाई सभी के सभी लोगों की एंट्री क्या ही अमेजिंग लग रही होती है। और फिर इसके बाद फिर जू फैन एरिना में आने के बाद उन सभी लोगों से कहता है कि प्लीज हम लोगों को माफ कर देना, हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए। इधर यून फैन तो जू फैन को देखने के बाद न सिर्फ जू फैन को देख करके शौक होता है, बल्कि उसकी सारी की सारी टीम को देख कर काफी ज्यादा शौक हो गया होता है। और इसी तरीके से हैरान होते हुए कहता है कि आखिर यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है। फिर तभी हमें उन सभी लोगों के ब्रेक थ्रू के बाद बढ़ी हुई पावर्स के लेवल के बारे में बताया जाता है। अलाइट एरिया के तीनों डिसाइपल्स यानी कि बाइलियन, की चेंगलोंग एंड ल्यूजी, वो तीनों के तीनों अब एक थर्ड लेयर ऑफ इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट बन गए होते हैं। और कुइलिंग और यूलिंग तो फर्स्ट लेयर ऑफ इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट बन गए होते हैं, जबकि गुयू होता है सेकंड लेयर ऑफ इथेरियल स्टेज। और बाकी के तीनों डिसाइपल्स टाइयिंग, यूएर एंड गेंगर, वो तीनों के तीनों 6th लेयर ऑफ रेडिएंट स्टेज पर पहुंच गए होते हैं। तो अब उन सभी लोगों के कल्टीवेशन लेवल को देखने के बाद तो यून फैन थोड़ा घबराते हुए अपने मन में कहता है ये क्या डीमन स्कैमिंग सेक्ट के ये डिसाइपल्स तो आधे लोगों में से भी ज्यादा लोग इथेरियल स्टेज के कल्टीवेटर्स हैं। और आखिर मैं ये क्या देख रहा हूँ, इन लोगों में अब हमारे लिए न सिर्फ एक लड़के से प्रॉब्लम है, बल्कि ये पूरी की पूरी टीम ही अब तो हमारे लिए एक प्रॉब्लम बन चुकी है। हान यून फैंग अपने दोनों भाइयों से चिल्लाते हुए कहता है ये क्या इन डीमन स्कैमिंग सेक्ट के डिसाइपल्स में से आधे लोगों से भी ज्यादा लोग इथेरियल स्टेज पर हैं। तो फिर मुझे बताओ कि आखिर तुम लोग वहाँ पे जाकर के उन लोगों को किस तरीके से टेस्ट करके आए हो, और तुम लोग यहाँ तक कि उन लोगों की इतनी ज्यादा क्रिटिकल इंटेलिजेंसी को भी नहीं पकड़ पाए। सेकंड ब्रदर घबराते हुए से बताता है ब्रदर सिर्फ 1 महीने पहले ही उन लोगों में से 3 हाई लेवल वाले लोग सिर्फ 8 और 9 लेयर के रेडिएंट स्टेज के कल्टीवेटर थे। तो फिर आखिर वो लोग ऐसे कैसे इतनी जल्दी एक थर्ड लेयर के इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट में बदल गए। ये चीज तो सच में विश्वास करने के लिए इम्पॉसिबल है। तो अपने भाई की ये बात सुनने के बाद तो हान यून फैन तो और भी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि तो क्या तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम लोग जब इन लोगों को चेक करने के लिए गए थे तो तब इन लोगों में से कोई भी एक इथेरियल स्टेज का कल्टीवेटर नहीं था? मगर नहीं, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इस चीज का होने का तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ब्रदर तुम भी अभी हमारे सेक्ट के सारे हाई लेवल के इतने सारे रिसोर्सेज को यूज करने के बाद अब जाकर के एक इथेरियल स्टेज में एंटर कर पाए हो, मगर लेकिन आखिर कैसे एक इस तरीके का लो लेवल का सेट इतनी तेजी से इतने हैरानगी भरे रिजल्ट्स के कैसे ला सकता है? और आखिर एक इतने ज्यादा शॉर्ट टाइम में ये लोग इतना ज्यादा अचीव कैसे कर सकते हैं? और यहाँ तक कि अपनी आंखों से देखने के बावजूद भी मुझे इस बात के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है। तो तब सेकंड ब्रदर कहता है कि ब्रदर आखिर मुझे इस बात के बारे में कैसे पता हो सकता है? और अगर आप चाहो तो थर्ड ब्रदर से भी इस बात का पता लगा सकते हो, वो भी आपसे यही चीज कहेगा जो कि मैंने आपको बताई है। तो हान भी चिल्लाते हुए कहता है कि हाँ ब्रदर, सेकंड ब्रदर बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर व्हाट द हेल, आखिर ये लोग इस तरीके से इतनी ज्यादा फास्ट ब्रेक थ्रू कैसे कर पाए हैं? तो इधर हान यून फैंग तो अपने दोनों ब्रदर्स की ये बात सुनने के बाद में काफी ज्यादा सोच में पड़ गया होता है। और फिर वो अपने दोनों भाइयों से कहता है अब हम लोग आगे से डीमन स्कैमिंग सेक्ट को बिल्कुल भी लोअर सेक्ट नहीं समझ सकते, और अब वो लोग ना सिर्फ हमारी पोजीशन को एक ही जगह पर स्टेबल रखने के लिए हमारे लिए एक खतरे, एक थ्रेट के रूप में है, बल्कि वो पूरी तरीके से हम लोगों को रिप्लेस करने के लिए कैपेबल है। और अब इसलिए हमें अब अपने प्लान्स में चेंज करना पड़ेगा, जिसमें कि अब हमें अपनी पूरी कोशिश करनी है कि हम लोग आने वाली मिडिल 3 सेक्टों के बीच की फाइट में बिल्कुल भी लास्ट ना आए, जिसके बाद ही हम लोग डीमन स्कैमिंग सेक्ट के इस बड़े खतरे से अपने आप को बचा सकते हैं। तो अपने ब्रदर की ये बात सुनने के बाद में बाकी के दोनों ब्रदर भी उसकी बात के लिए एग्री होते हैं, और ना चाहते हुए उन्हें मानना पड़ता है। अब डीमन स्कैमिंग सेक्ट से काफी ज्यादा पीछे रह चुके हैं। इसके बाद फिर हान यून फैंग अपने छोटे भाई से पूछता है कि मुझे बताओ कि आखिर उन 6 इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स में से वो लड़का कौन सा है जिसके के बारे में तुमने हमें मेंशन किया था? तब चिढ़ते हुए लिटिल हान जूफन की ओर इशारा करते हुए कहता है कि नहीं ब्रदर, वो उनमें से नहीं है, बल्कि वो तो वो लड़का है। और जरा आप उसकी ओर देखिए, आप उसकी इस लो कल्टीवेशन को देख करके बिल्कुल भी पागल मत बन जाना, क्योंकि वो लड़का सचमुच में एक मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर। तो अब इधर जूफन को इस तरीके से देखने के बाद हान यून फैंग तो अपने मन में कहता है यहाँ तक कि सारे के सारे इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स भी उसके पीछे खड़े हैं। तो इसका मतलब तो यह है कि जितनी स्ट्रेंथ इस लड़के की हमें बाहर से नजर आ रही है, वो स्ट्रेंथ, वो पावर इसमें उससे कहीं गुना ज्यादा है। और जो कोई भी अब उसको देखने के बाद उसकी कल्टीवेशन को हल्के में लेगा तो सच में एक बहुत ही बड़ा खामियाजा भुगतान करना पड़ेगा, जिस सफरिंग के बारे में तो उस इंसान ने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो अब इधर जूफेन के वहाँ पे आ जाने के बाद में तो करने वाली आंख की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। जूफेन को वहाँ पे देख करके खुश होती है, जूफेन को गले लगाने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जूफेन तुमने तो यार सच मुझे बहुत ही ज्यादा टाइम लगा लिया, अगर ये क्या तुमने यहाँ पे आकर के तो मुझे एक सबसे बड़ा आश्चर्यचकित कर दिया, तो सच मुझे काफी ज्यादा सरप्राइज हूँ मेरे भाई, सचमुच में आई लव यू मेरी जान। तक कहकर के वो जूफेन को गले लगाने के लिए आगे बढ़ते
देखते हैं, मगर तभी ज़ुफेन को ये चीज काफी ज्यादा घिनौनी लगती है, इसलिए वो वेनेवलियान को रोकते हुए कहता है कि ये क्या साला हर एक मोटे लोगों को क्या गले लगने की ये आदत होती है। मगर इधर ज़ुफेन की हरकत से वेनेवलियान को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो अपने मन में कहते हैं कि अगर मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी किसी को चमत्कार करते हुए देखा है तो वो सिर्फ और सिर्फ इकलौता ज़ुफेन ही है। तो इधर वेनेवल, गुई और दूसरे एल्डर भी खुश होते हुए अपने मन में कहते हैं सचमुच ज़िवोये ने अपने सेक्ट में जिंदगी का सबसे ज्यादा बेस्ट डिसाइपल लेकर के आया है। ज़ुफेन जैसा टैलेंटेड इंसान ना कभी था और ना शायद कभी होगा। तो इधर दूसरी ओर बीस्ट टीमिंग सेक्ट के उन मास्टर और डिसाइपल का तो मुंह खुला का खुला रह जाता है। ज़ुफेन और उसकी सारी टीम को देख करके वो लोग काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं कि ये क्या, आखिर यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है। इन लोगों ने आखिर इतनी जल्दी इथेरियल स्टेज पर ब्रेक थ्रू कैसे कर लिया। साइड में फेरी सुई भी ज़ुफेन और उसकी सारी टीम और वेनेवलियान को देख रही होती है और फिर वो ज़ुफेन को सारे टीम मेंबर्स को याद करते हुए कहती है कि क्या ये सभी लोग वो अड़ियल लोग नहीं है जो कि यहाँ पर चलते हुए आ रहे थे, मगर लेकिन जब वो लोग हमारे साथ चलते हुए आ रहे थे तब तो वो लोग ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे, तो फिर आखिर वो लोग ऐसे सडनली इतने ज्यादा पावरफुल और इतने ज्यादा टेरिफाइंग कैसे हो गए। तो फेरी सुई की ये बात सुन किंगचन उससे कहती है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना, ऐसी तुच्छ और छोटी मोटी बातों का उस पर कोई असर नहीं पड़ता, इसलिए हमें स्टार्टिंग से ही उन्हें अपने विरोधी के रूप में देखना होगा। फिर फेरी सुई भी थोड़ा हेजिटेट और हल्की से स्माइल करते हुए कहती हैं कि किंगचन आखिर तुम इतनी ज्यादा काम और शांत कैसे हो सकती हो, और क्या तुम नहीं देख पा रही हो कि उसकी टीम में ज्यादातर मोस्टली इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स हैं। तभी अचानक से किंगचन की बातें सुनकर के उसे कुछ समझ में आता है और फिर वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए किंगचन से कहती हैं एक मिनट रुको, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि ये सारे के सारे चेंजेस सिर्फ और सिर्फ सर ज़ुफेन की वजह से ही आए हैं, मगर लेकिन आखिर उसने ये सब कैसे किया होगा। तो सिस्टर जो हल्की से स्माइल करते हुए कहती हैं कि मुझे नहीं पता। फिर वो अपनी प्यारी सी कातिलाना नजरों से ज़ुफेन की ओर ही देखने लगती हैं, जहाँ पे कि ज़ुफेन अभी भी वेनेवलियान से ही बात कर रहा होता है। वेनेवलियान ज़ुफेन से कहते हैं कि मैं तो हमेशा से ही तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास किया है और मैं जो कुछ भी जानता था वो सब कुछ सिर्फ ये था कि तुम एक मिरेकलर मैन हो, इसके के लिए कोई भी मिरेकल करना चुटकियों का काम है। अब इधर वेनेवलियान से ये सारी बातें करते हुए ज़ुफेन की नजरें फिर साइड पर पड़ती हैं। अब उसकी साइड पर उसका जिगर का छल्ला सिस्टर चूचू होती है। इसकी झलक देख करके तो भाई ज़ुफेन का प्यार बाहर निकलने से रुक ही नहीं पाता, इसलिए वो हल्की से स्माइल करता है। इधर किंगचन भी ज़ुफेन को देखते हुए वही अपनी कातिलाना नजरों से प्यारी सी स्माइल करती हैं। उसी वक्त उनकी साइड पर उन दोनों लोगों को इस तरीके से प्यार से एक दूसरे को देखते हुए देख करके फेरी सुई तो काफी ज्यादा शौक होते हुए अपने मन में कहती है कि सर ज़ुफेन सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही नहीं है, बल्कि जिन सभी इनक्रेडिबल चीजों के बारे में हम अपने सपनों में भी नहीं सोच सकते, उन सभी चीजों को हकीकत में लाने वाले एक कैपेबल व्यक्ति है और सचमुच ये एक ट्रू मॉन्स्टर की डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं। तो ज़ुफेन की टीम को देखकर के रेफरी एल्डर भी काफी ज्यादा शौक होते हुए कहते हैं ये क्या, आखिर इस बार ये डीमन स्कैमिंग सेक्ट किस तरीके की चीज खेल रहा है, क्योंकि ये लोग जब यहाँ पर एंटर हुए थे तब तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ रेड स्टेज पर ही थे, तो फिर आखिर इन लोगों में से 6 लोगों ने डायरेक्टली अपनी स्टेज को स्किप करके इथेरियल स्टेज पर कैसे पहुंचाए। व्हाट द हेल, आखिर ये लोग सिर्फ इन 3 दिनों में इतने ज्यादा स्ट्रॉन्गर कैसे बन गए। तो रेफरी एल्डर को एल्डर की बात याद आती है जो कि गेट पे खड़ा था और वो उन्हें बता के गया था कि ज़ॉम्बी पिल के बारे में। तो ज़ॉम्बी पिल के बारे में याद करके रेफरी को भी सब कुछ समझ में आ जाता है। फिर वो ज़ुफेन की टीम को घूरते हुए अपने मन में कहता है कि इन लोगों ने अपने डिसाइपल्स को इस खतरनाक फिजिक को पाने में ट्रेन करने के लिए ज़ॉम्बी पिल का इस्तेमाल किया। सचमुच ये लोग तो यहाँ पे वाकई में एक रियल एक्सपर्ट हैं। और अब इस बार की डबल ड्रैगन गैदरिंग को देख करके लग रहा है कि फिर से पल्ला पलटने वाला है और अब डीमन स्कैमिंग सेक्ट की कोई ना कोई जगह तो यहाँ पर है। तो इतना सोचने के बाद फिर वो एल्डर कहते हैं कि ऑलराइट, तो ठीक है, फिर अब जब डीमन स्कैमिंग सेक्ट भी आ चुका है तो अब डीमन स्कैमिंग सेक्ट और बीस्ट टीमिंग सेक्ट की इस फाइट को शुरू किया जाए, इसलिए प्लीज दोनों सेक्ट अपने अपने डिसाइपल्स को इन राउंड्स के लिए आगे लाइए। तो ये सब कहते हुए जब वो एल्डर बीस्ट टीमिंग सेक्ट के उन लोगों की ओर देखते हैं तो वो लोग तो काफी ज्यादा डर के मारे कांप रहे होते हैं और वो जो बीस्ट टीमिंग सेक्ट का डिसाइपल जो ज्यादा ही कुछ बोल रहा था तो जोरों से कांपते हुए अपने साइड पे खड़े मास्टर से कहता है कि मास्टर ये तो क्लियरली एक चीटिंग है और हमने तो क्लियरली अपनी आंखों से इन लोगों को देखा था, वो लोग तब बिल्कुल ही क्रिपल थे, तो फिर आखिर सिर्फ 3 दिनों में ये लोग इस तरीके के मॉन्स्टर कैसे बन गए। उन लोगों ने जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ की है, तो क्या मास्टर हमें अब अपनी हार मान लेनी चाहिए। तो उसका मास्टर चिल्लाते हुए कहता है कि बकवास बंद करो, यहाँ पे आगे हर एक जो कोई भी राउंड होगा तो डबल ड्रैगन गैदरिंग वाले ये सारे लोग इन सभी राउंडों को एवेल्यूट करेंगे और इस सारे एवेल्यूशन को एक साथ मिला करके फाइनल प्लेस के बारे में डिटरमाइंड किया जाएगा। इसलिए अगर हम लोग बिना कुछ किए इन राउंडों से पीछे
देख लेते हैं तो फिर हमारे लिए इवेल्यूट करने के लिए कुछ भी नहीं रह जाएगा। तो तब उसका चेला फिर घबराते हुए कहता है कि मगर मास्टर, अगर हम लोग इन लोगों से फाइट भी करते हैं तो फिर भी बात तो वही रहेगी, हमारे हाथ में फिर भी कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि जरा उन लोगों की ओर एक बार देखो तो सही, वो लोग हमारी चटनी बना देंगे। तो उसका मास्टर कहता है कि तुम्हें अभी ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों के बीच की फाइट लॉटरी नंबर के हिसाब से कराई जाएगी। और जरा देखो, उन लोगों में से 6 लोग ही तो इथेरियल स्टेज पर हैं, जबकि 4 तो उनमें से काफी ज्यादा कमजोर हैं। तो इसलिए अब हम लोग जो कुछ कर सकते हैं तो वो सिर्फ इतना ही है कि हम लोग अपने बेहतर लक के लिए प्रे कर सकते हैं। तो अपने मास्टर की ये बात सुनने के बाद उसका चेला कहता है कि मास्टर, आपकी बातें कुछ तो सेंस कर रही है, और अगर जब तक हम जितने ज्यादा लकी रहेंगे हम तब तक कुछ पॉइंट्स तो पा ही पाएंगे। और जरा देखो उस लड़के की ओर, वो अभी भी 3rd लेयर का रेडन स्टेज पर है, इसलिए अगर हमारी उससे फाइट होती है तो हम जरूरी कुछ ना कुछ पॉइंट तो पा ही लेंगे, जो कि हमारे लिए थोड़ा अच्छा रहेगा। तो अपने चेले की ये बात सुन करके उसका मास्टर गुस्से में उसके चांद पर एक टपली मारते हुए कहता है कि डैम कायर कहीं के, वहाँ पे 4 रेडन स्टेज के लोग हैं और फिर भी तो उनमें से सबसे कमजोर को लड़ने के लिए पिक कर रहा है। और प्लीज जरा तू अपनी ओर तो देख, तू भी एक रेडन स्टेज का कल्टिवेटर है, इसलिए कम से कम उनमें से एक 6th लेयर के रेडन स्टेज कल्टिवेटर को पकड़ और बाकी के कमजोरों को फाइट लड़ने के लिए अपने जूनियर के लिए छोड़। से हम कम से कम 2-3 राउंडों को तो जीत ही पाएंगे और अपने सेक्ट के लिए कुछ पॉइंट्स कमा पाएंगे, जबकि तू यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा है। इधर तभी हमें ज़ूफेन की ओर भी दिखाया जाता है, जो कि उन लोगों के आगे खड़ा होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर मेरे कान में इस तरीके की खुजली क्यों हो रही है, क्या कोई मेरे बारे में बात कर रहा है। तभी इधर हमें उन रेफरी एल्डर की ओर दिखाया जाता है, उस लॉटरी बॉक्स की ओर इशारा करते हुए सभी लोगों से कहते हैं कि तो अब ठीक है, फिर दोनों की दोनों टीम्स अब आगे बढ़े और अपने भाग्य का फैसला करने के लिए इसका इस्तेमाल करें। यहाँ पे हमारे पास 2 बॉक्सेस हैं जिनके के अंदर 10-10 नंबर है। हर एक टीम को अपने अपने बॉक्सेस में से एक नंबर को निकालना है और जिस टीम के प्लेयर के पास में सेम नंबर आएगा वो सेम नंबर वाले लोग ही एक दूसरे से फाइट लड़ेंगे। बाकी रही बात फाइटिंग की, तो वो नंबर्स के ऑर्डर्स के हिसाब से ही होगी। अब एल्डर के इतना कहने के साथ ही हमें ज़ूफेन की टीम की ओर दिखाया जाता है। तो सबसे पहले नंबर को चॉइस करने के लिए ज़ूफेन उस बॉक्स में अपना हाथ डालता है, फिर ज़ूफेन उसके अंदर से एक स्टिक निकालता है जिसके ऊपर उसका नंबर लिखा होता है। देख करके वो रेफरी एल्डर सभी लोगों को बताते हैं डेमन स्कैमिंग सेक्ट की टीम के लीडर ज़ूफेन ने पिक किया है नंबर 10। ज़ूफेन के नंबर के बारे में जानने के बाद तो यानमो भी हंसते हुए कहता है, ओह तो इस लड़के का नंबर 10 है, मगर आखिर वो कौन सा गरीब और लाचार होगा जिसकी की फाइट इस फ्रिकिंग बीस्ट के साथ होने वाली है। यानमो की ये बात सुन उसकी फीमेल साथी यूमी भी हंसते हुए कहती है, सीनियर ब्रदर यानमो, आखिर ये सब ऐसा कैसे हो रहा है, आप तो कभी भी अपने एलाइट एरिया के डिसाइबल्स को भी लड़ते हुए नहीं देखते हैं, फिर आखिर यहाँ पर ऐसी क्या चीज है जो कि आपको यहाँ पर इतना ज्यादा एक्साइटेड कर रही है, जो कि आप लोअर 3 सेक्टरों के इन राउंड्स की फाइट को देखने के लिए यहाँ पे आ गए। तो अब तो वहाँ पर यूमी को देखने के बाद में, ओह यूमी, मुझे लगा था कि तुम भी एल्डर और बाकी सभी लोगों के साथ में वापस चले गए। लोअर 3 सेक्ट तो सच में एक छोटे से कीड़े मकोड़ों की तरह ही है, पर इनमें यहाँ पे एक आदमी है जो कि यहाँ पे मेरी ये सारी अटेंशन को डिजर्व करता है। यानमो के इतने सीरियस लुक को देख करके मैं भी सीरियस होते हुए अपने मन में कहती है कि एक इतना ज्यादा पावरफुल यानमो भी एक इस तरीके के सीरियस लुक को दे रहा है, तो इसका मतलब क्या ऐसा है कि उनमें से कोई ऐसा हो जिसको कि सीनियर ब्रदर यानमो पहले से पहचानता हो। तो सोचते हुए फिर यूमी ज़ूफेन की ओर देखती है और यानमो से पूछती है कि क्या वो वही 3rd लेयर का रेडियन स्टेज एक्सपर्ट है। तो यानमो कहता है कि हाँ, वही 3rd लेयर रेडियन स्टेज एक्सपर्ट, वो घटिया कमीना झूठा आदमी, वो कुछ भी हो सकता है और उसके कल्टीवेशन लेवल को देख करके लोग उसे कमजोर समझ सकते हैं, लेकिन उसकी शक्तियों को करीब से देखने के बाद पता चलता है कि वो उन भेड़ बकरियों के झुंड में एक भेड़ के रूप में भेड़िया है, भेड़िया। और जब मैं पिछली बार उससे मिला था तब मैं ऑलमोस्ट, तो तभी यानमो को टोकते हुए यूमी पूछते हैं कि ऑलमोस्ट, आखिर क्या ऑलमोस्ट, और सीनियर ब्रदर आखिर लास्ट टाइम ऐसा क्या हुआ था। तो यानमो कहता है कि कुछ भी नहीं, तुम्हें उस बारे में पूछने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही तुम्हारा उस चीज से कोई लेना देना है। यूमी से ये सब कहते हुए फिर यानमो अपनी नजरें चुराते हुए अपने मन में कहता है आखिर मैं कैसे सभी लोगों को ये बता सकता हूँ कि मैं एक 3rd लेयर के रेडियन स्टेज के बच्चे से ऑलमोस्ट मरता मरता बचा हूँ। तो यूमी भी यानमो के इस तरीके के फेस को देखने के बाद में ज़ूफेन को देखते हुए उसमें काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होते हुए अपने मन में कहती है कि इस बच्चे को देखते हुए सीनियर ब्रदर यानमो भी काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके हैं, पर आखिर ये कौन हो सकता है जो कि सीनियर ब्रदर को भी इतना ज्यादा गुस्सा दिला सकता है, फिर भी इस तरीके से सभी के सामने जिंदा खड़ा है। फिर तो सचमुच ये बच्चा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। भाई कच्चा फाड़ दिया उसने यानमो का।
तू जिंदा होने की बात करेंगे। मैं ज़ूफेन और उसकी सारी टीम को दिखाया जाता है जो कि बॉक्स में से अपनी फाइट की लॉटरी नंबर को चूज कर रहे होते हैं। तभी ज़ूफेन को नंबर को देखने के बाद अनाउंसर बताता है कि डीमन स्कैमिंग सेक्ट के लीडर ज़ूफेन ने पिक किया है नंबर 10। तो अब इधर ज़ूफेन के नंबर को जानने के बाद तो यानमो भी हंसते हुए कहता है कि पता नहीं आखिर वो कौन गरीब और बदनसीब होगा जिसकी की फाइट इस फ्रिकिंग मॉन्स्टर के साथ होने वाली है। अब तभी हमें बीस्ट टीम इंसेक्ट के बंदे का सीन दिखाया जाता है जिसका के नंबर भी 10 आया होता है और वो ये देख करके काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि अरे वाह मेरा नंबर भी 10 आया है और लगता है कि गॉड्स का आशीर्वाद भी आज मेरे साथ है। तो गाइस वो खुश होने वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि बीस्ट टीम इंसेक्ट का वही बड़बोला डिसाइपल होता है। और अब इस बंदे की खुशी को देख करके मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ठाकुर तू तो गियो बेटे। उस बंदे की खुशी का तो अभी भी कोई ठिकाना नहीं रहता और फिर वो ज़ूफेन को देखते हुए अपने दांत फाड़ते हुए हंसने लगता है। और तभी हमें डीमन सोल सेक्ट के हान को भी दिखाया जाता है जो कि उस बंदे की इस तरीके की हरकतों को देखने के बाद कहता है कि लगता है कि ये मूर्ख अपनी जान से हाथ धोने वाला है और आखिर ऐसे किसी व्यक्ति से लड़ने पर हंसने की क्या जरूरत है। लेकिन चलो एक बार को किसी कमजोर व्यक्ति के ऊपर हंस भी लिया जाए मगर ये बंदा नहीं जानता है कि उसके सामने का व्यक्ति कौन है और वो उसका क्या हाल कर सकता है। तो तभी उसका भाई हान युनफेंग भी कहता है ये तो काफी ज्यादा अच्छा रहा जो कि बीस्ट टीम इंसेक्ट के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल हुई योंग की फाइट इसके साथ हो रही है क्योंकि शायद इस फाइट से हमें पता चल पाए कि आखिर ये मॉन्स्टर क्या कुछ कर पाने में कैपेबल है। तो अपने भाई की ये बात सुनने के बाद में फिर बाकी के दोनों भाई भी उसी फाइट की ओर देखने लगते हैं। तभी हमें साथ ही यानमो और यूमी की ओर भी दिखाया जाता है और तभी यानमो ज़ूफेन की टीम को देखते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता था कि लोअर 3 सेक्टरों में भी कोई इस तरीके का अंडरडॉग होगा जिसकी की टीम यहाँ तक कि सुपीरियर 3 सेक्टर को ये फेस करने के लायक होगी। तब यानमो की बात सुन यूमी भी कहती है हालांकि सुपीरियर 3 सेक्टर में से किसी का भी गिर पाना बिल्कुल ही असंभव है लेकिन लगता है कि हम लोग इस बार मिडिल 3 सेक्टर में से किसी न किसी एक सेक्ट को तो गिरते हुए जरूर देख पाएंगे। और जरा देखो सही बीस्ट टीमिंग सेक्ट के इस मसल गाय की तरफ उसके लिए तो सच में काफी ज्यादा अच्छा रहा क्योंकि उसे फाइट लड़ने के लिए उसकी अपोनेंट टीम का सबसे कमजोर व्यक्ति मिला है। सच में फिर तो वो काफी ज्यादा लक्की निकला। तो यानमो कहता है कि नहीं ये उसके लिए सबसे ज्यादा दुर्भाग्य की बात है जिसने कि उस नंबर को चुन करके अपनी मौत को दावत दी है। तो यानमो की ये बात सुन करके तो यूमी थोड़ा हैरान होते हुए कहती है कि सीनियर ब्रदर आखिर आप ये क्या कह रही हो। जरा देखिए उस बच्चे और मसलमेन के बीच में 6 लेयर का डिफरेंस है लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि वो बच्चा बड़ी ही आसानी से जीत हासिल कर लेगा। तो यानमो कहता है कि अब तुम ज्यादा मत बोलो और सीधा इस मैच को ही देख लेना। तो अब ज़ूफेन को यानमो का इतना ज्यादा ध्यान खींचते हुए देख करके यूमी भी कहती है कि फिर तो लगता है कि ये मैच काफी ज्यादा एक्साइटेड और इंटरेस्टिंग होने वाला है। फिर तभी हमें डीमन स्कैमिंग सेक्ट की पूरी टीम और उनके सामने उनके वेनरेबल्स को दिखाया जाता है। तो वेनरेबल तो काफी ज्यादा खुश होते हुए आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि भाइयों और बहनों मुझे तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी और इस बढ़ते पराक्रम को देख करके काफी ज्यादा प्राउड फील हो रहा है और तुम लोगों की इस बढ़ती पावर के साथ में हमारे लिए तो मिडिल 3 सेक्टर को भी चैलेंज करना में कुछ नहीं है। जीत सिर्फ हमारी ही होगी। तब उनको टोकते हुए ज़ूफेन वेनेवलियन से कहता है कि सीधा सीधा पॉइंट पे आओ और बताओ कि तुम क्या कहना चाहते हो। तो तब वेनेवलियन खांसते हुए सीधा पॉइंट पे आते हुए कहते हैं मैं तुम लोगों की और भी ज्यादा प्रशंसा करना चाहता था मगर लेकिन चूंकि स्टीवर्ट ज़ू ने मना कर दिया है इसलिए मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ और मुद्दा ये है कि मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग बीस्ट टीमिंग सेक्ट के साथ फाइट लड़ते हुए अपने आप को होल्ड बैक करते रहो और तुम लोग चाहो तो उन्हें उड़ा करके अरीना के बाहर फेंक सकते हो मगर लेकिन उन्हें बिल्कुल भी ज्यादा चोट मत पहुंचाना। तो अब वेनेवलियन की ये बात सुनकर तो क्विलैंग भड़कते हुए कहता है कि मगर लेकिन आखिर ऐसा क्यों। और जरा उस हुई योंग की ओर तो देखिए आखिर वो किस तरीके से फूल करके इधर उधर अपनी हवा को फैला रहा है और हम लोग तब से उसे सही मजा चखाने के लिए मरे जा रहे थे लेकिन फिर भी अब आप चाहते हैं कि हम लोग इस सब को इजी लें और उनके साथ कुछ भी ना करें। तो वेनेवलियन कहते हैं कि इसे ही रणनीति कहते हैं। क्या तुम समझे ये डबल ड्रैगन गैदरिंग इवैल्यूएशन के ऊपर ही बेस्ड है। अगर हम लोग उन्हें बुरी तरीके से घायल कर देते हैं और फिर उनका अपोनेंट मिस्टिकल हेवन सेक्ट होगा क्योंकि उनका इतने ज्यादा घायल होने की वजह से इस बात का फायदा उठाएगा ये हमारे लिए उनकी मदद करने जैसा होगा इसलिए तुम्हें और भी ज्यादा घृणित होना चाहिए उन सो कॉल्ड हाइपोथेटिक एंड अनग्रेटफुल राइटियस सेक्ट के लिए जो कि साला हमारी भलाई का एहसान भी नहीं मानते इसलिए तुम्हें उनसे ज्यादा अधिक सावधान रहना चाहिए। तो फेंगली भी कहता है कि हाँ वेनेवल बिल्कुल सही कह रहे हैं और फिर तब वेनेवलियन ज़ूफेन के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं और तुम बहुत होगी तुम्हारी दोस्ती उन लोगों के साथ में और अगर तुम आगे भी ऐसे ही करते रहे तो इससे हमारी पोजीशन को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचेगा और क्योंकि तुम उनके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्रतिद्वंदी के खिलाफ हो इसलिए मैं स्पेशली तौर पर तुमसे कहता हूँ कि तुम उस बंदे के साथ में ऐसा वैसा कुछ मत कर देना और उसे
सिंगल वन पीस में छोड़ देना। और वन पीस में जिंदा छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि तुम उसे पूरी तरीके से क्रिपल करके छोड़ दो। कि अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम सिर्फ और सिर्फ मिस्टिकल हेवन सेक्ट की ही मदद करोगे। तो तब इधर ज़ूफेन उनसे कहता है कि आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। और इसके अलावा उसकी उस ताकत के साथ में हुई जियांग से थोड़ा बहुत लड़ने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इधर ज़ूफेन के इतना कहने के साथ ही यहाँ पे मैचेस को स्टार्ट किया जाता है, जहाँ पे कि सबसे पहले अरीना के चारों ओर इर्द गिर्द उसे पूरी तरीके से एक बैरियर ढक लेता है और फिर एक एक करके फाइटर्स अपनी फाइट लड़ने के लिए उस बैरियर के अंदर आगे बढ़ते हैं स्टेज की ओर। सबसे पहले फाइट होती है हमारे की चंगलोंग की, जो कि अपनी फाइट लड़ने के लिए अरीना की ओर आगे बढ़ता है और जबकि उसका अपोनेंट ऑलरेडी रिंग में खड़ा होता है। मगर की चंगलोंग को देख करके ही उसका अपोनेंट काफी ज्यादा घबरा जाता है और अपने से इतने ज्यादा पावरफुल व्यक्ति को देखने के बाद में उसके शरीर से तो जोरों से पसीने छूटने लगते हैं। की चंगलोंग के सामने वो अपने आप को मूव भी नहीं कर पाता, जिसके बाद वो अपने एल्डर से कहता है कि एल्डर, मैं इसके सामने मेरी हार तो बिल्कुल निश्चित है, तो इससे तो अच्छा इससे लड़ने से बढ़िया मैं अपनी हार ही मान लेता हूँ। तो उस बंदे की ये बात सुनकर तो एल्डर चिढ़ते हुए कहते हैं कि बकवास बंद करो, और क्या तुम्हें पता है कि जीतने वाले को यहाँ पर 2 पॉइंट मिलेंगे, जबकि ड्रॉ होने पर दोनों को 1 और जबकि फाइट लड़कर हारने पर हमें 0 मिलेंगे। अगर इस तरीके से तुम पहले ही हार मान लेते हो तो हमें -2 मिलेंगे, इसलिए अगर तुम पहले ही हार मान लोगे और हमारे पॉइंट्स माइनस में चले जाएंगे तो ऐसा करके तो तुम हमें पूरी तरीके से बर्बाद कर डालोगे। तो अपने मास्टर की ये बात सुनने के बाद तो बंदा घबराते हुए कहता है कि ये साली डबल ड्रैगन गैदरिंग तो हमें हार भी नहीं मानने देगी, ये सभी लोग बस हमें सीधा सीधा मरते हुए देखना चाहते हैं। तो अब इसी के साथ में हमें उन लोगों के ऊपर रेफरी एल्डर को दिखाया जाता है, जो कि दोनों से और सभी लोगों से कहते हैं कि फर्स्ट फाइट को शुरू किया जाए। तो अब इसी के साथ में की चंगलोंग उस बंदे की ओर आगे बढ़ने लगता है। अपनी ओर आगे बढ़ता हुआ देख करके वो बंदा तो की चंगलोंग के सामने अपने हाथ पैर दोनों जोड़ लेता है। तो उसे ऐसा करता हुआ देख करके की चंगलोंग उससे कहता है कि सचमुच तुम्हारे पास महानता को पहचानने के लिए एक काफी अच्छी आंखें हैं, इसलिए तुम्हारे इस असाधारण निर्णय को देख करके मैं तुम्हें जाने दूंगा। तो कहते ही की चंगलोंग दूर से अपने हाथ को हल्का सा झटकता है, तभी उसके हाथ झटकने के उस प्रेशर के साथ में ही वो दूसरा बंदा सीधा उड़ता हुआ अरीना के बाहर नीचे जाकर के गिरता है, और वो भी बिना किसी इंजरी के। तो होते हुए देख करके तो वो बंदा भी काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। रेफरी एल्डर अनाउंस करते हुए कहते हैं कि फर्स्ट फाइट को जीता है डीमन स्कैमिंग सेक्ट ने। तभी वो बंदा तो अपने घुटनों पर आते हुए की चंगलोंग से कहता है कि मुझ पर इस तरीके से दया दिखाने का आपका बेहद बेहद शुक्रिया जो कि आपने मुझे किल नहीं किया। जिसके बाद इसी के साथ में सेकंड फाइट की स्टार्टिंग होती है, जहाँ पे की चंगलोंग जीतने के बाद अरीना से नीचे उतरता है और सेकंड फाइट के लिए यूलिंग आगे बढ़ती है। और अब क्योंकि डीमन स्कैमिंग सेक्ट का प्लान बिल्कुल ठीक जा रहा होता है, इसलिए यूलिंग और की चंगलोंग दोनों स्माइल करते हुए एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। और फिर यूलिंग के आगे उसकी अगली फाइट के लिए उसका अपोनेंट आता है। एल्डर सेकंड फाइट को स्टार्ट करने के लिए अनाउंस करते हैं, मगर तभी यूलिंग का अपोनेंट यूलिंग के सामने अपने घुटने टेक देता है, नीचे जमीन पर अपना सिर पीटते हुए कहता है कि सीनियर सिस्टर प्लीज मुझे जाने दीजिए और प्लीज मुझे मत मारिए। इधर ये सब होते हुए देख करके तो बाकी की सभी ऑडियंस तो जोर जोर से हंसने लगती है, जबकि वो एल्डर अपने मन में कहते हैं कि यहाँ तो सच में बहुत ही ज्यादा गड़बड़ चल रही है। तभी इधर हमें यूलिंग की ओर दिखाया जाता है, जो कि हंसते हुए उस बंदे से कहती है कि अच्छा है, बहुत अच्छा है, इस चीज को बहुत ही ज्यादा पसंद करती हूँ जब एक आदमी को पता चलता है कि उसकी असली जगह कहाँ है, इसलिए चलो मैं तुम्हें माफ करती हूँ और तुम्हें जीने का एक मौका देती हूँ। तो कहते हुए यूलिंग उस बंदे को हल्की सी किक मारते हुए अरीना से बाहर फेंक देती है, जबकि वो बंदा भी ये देखते हुए खुश होते हुए नीचे गिरता है और चिल्लाते हुए कहता है कि हुर्रे, मैं बच गया। तो अब इधर अपने डिसाइपल्स को ऐसा करते हुए देख करके तो उनके एल्डर को तो एक झटका लगता है, जिससे उनके मुंह से खून निकलने लगता है। इसे देख करके तो हुई जियांग अपने मास्टर के लिए परेशान होते हुए कहता है कि मास्टर क्या आप ठीक है, जबकि मिस्टिकल हेवन सेक्ट की लड़कियां तो ये सब होते हुए देख करके जोर जोर से हंसने लगती हैं, मगर उनके एल्डर को इसमें ज्यादा कुछ ठीक नहीं लगता और वो अपने मन में कहते हैं यहाँ जरूर ही कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। फिर तभी सबकी चीज के बारे में सोचते हुए उन्हें एक शौक लगता है और उन्हें सब कुछ समझ में आ जाता है कि यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है, जिसके बाद वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये तो एक डीमन स्कैमिंग सेक्ट का प्लान है, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग भी इजीली अपनी फाइट को जीत जाए। कि नहीं, ये तो डीमन स्कैमिंग सेक्ट की एक चाल है, वो उनका एक सोचा समझा प्लान है। बहुत अच्छे फाइंड यांग, तो फिर आखिरकार तुमने मुझे फाइनली मूर्ख बना ही दिया। तो अब इधर अपने एल्डर की इस तरीके की हरकतों को देख करके फेरी सुई भी एल्डर से पूछ लेती है कि एल्डर आखिर अब क्या गड़बड़ हो गई। एल्डर उससे कहते हैं कि अब तुम ये मत कहना कि तुम्हें जो ये सब हो रहा है वो नहीं दिख रहा, जरा देखो डीमन स्कैमिंग सेक्ट और बीस्ट टीमिंग सेक्ट की इन फाइटों को, उनकी फाइट में कोई भी बंदा जरा सा भी हार्म नहीं हो रहा है। तो अब अपने एल्डर की ये बात सुनकर तो वो लड़कियां भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं। तो तब फेरी सुई कहती हैं कि उनकी ये असामान्यता तो बिल्कुल स्वाभाविक है। तो एल्डर भी कहते हैं कि हाँ, उन लोगों के बीच का गैप काफी ज्यादा बड़ा है, जो कि क्लियरली तौर पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन डबल ड्रैगन गैदरिंग में ऐसा मामला पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि हर कोई यहाँ पर अपनी अंतिम सांस तक लड़ता है ताकि वो सभी अपने अपने सेक्ट को गौरवहीन होने से बचा सके और अपने सेक्ट के लिए कुछ रिसोर्सेज को अर्जित कर सके। और इन्हीं सब चीजों की वजह से
कोई भी एक सेक्ट अल्टीमेटली सिचुएशन को पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकता। और यही वो बात थी जिसने कि मुझे डीमन स्कैमिंग सेक्ट की योजना के प्रति अंधा बना दिया था, इसलिए मैं उन लोगों के ऊपर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। तो फेरिस एल्डर से पूछते हैं कि एल्डर, आखिर आपके डीमन स्कैमिंग सेक्ट के स्कैम से क्या मतलब है? तो एल्डर चिल्लाते हुए कहते हैं कि क्या तुम सचमुच में ये नहीं देख पा रही हो? देखो, डीमन स्कैमिंग सेक्ट ने फाइट में किस तरीके से हेराफेरी की है। उन लोगों ने बीस्ट डीमन सेक्ट के डिसाइपल्स को बिल्कुल भी जरा सा भी हार्म किए बिना, और ना ही जरा सी भी उनकी स्ट्रेंथ को कम किए बिना ही हरा दिया, ताकि बीस्ट डीमन सेक्ट के वो डिसाइपल्स हम लोगों को फेस कर सके, वो भी अपनी फुल पावर के साथ में। तो फेरिस कहती है कि लेकिन मास्टर, बीस्ट डीमन सेक्ट के सभी डिसाइपल्स तो पहले ही उन लोगों से अपनी जान की भीख मांग रहे हैं, और इसीलिए तो डीमन स्कैमिंग सेक्ट उन लोगों को बिना हार्म किए सुरक्षित लौटा रही है। एल्डर कहते हैं कि रूहुआ, ये हम राइटेज सेक्टों के रूल्सों में से एक है। लेकिन रही बात डेमोनिक कल्टीवेटर्स की, तो वो लोग इनमें से कोई भी रूल्स को नहीं मानते हैं। वो क्रेजी बास्टर्ड्स, कमीने और क्रेजी दोनों होते हैं, और शायद उन सभी में से किसी एक को दया आ रही होगी, ये तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन उनमें से हर एक कोई बिल्कुल सेम कर रहा है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इसलिए मुझे अब समझ में आया, वो लोग फाइट शुरू होने से पहले ही शुरुआत से इस चीज का प्लान कर रहे थे, और उन लोगों का ये प्लान सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए ही था। धिक्कार है उन कमीने सड़े हुए डेमोनिक कल्टीवेटर्स पर। वो कमीने चाहते हैं कि हम इस डबल ड्रैगन गैदरिंग की रैंकिंग के लास्ट पर आए। तो अफजल एल्डर की ये सारी बातें सुनने के बाद में फेरिस हुई और उनके बाकी के सभी डिसाइपल्स तो काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। तो फिर उनका यंग मास्टर कहता है कि हाँ एल्डर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम लोग किसी भी डेमोनिक कल्टीवेटर के ऊपर जरा सा भी विश्वास नहीं कर सकते। वो सभी के सभी लोग पाखंडों और डिवेस्ट से भरे पड़े होते हैं। तब ये सुनने के बीच में सिस्टर चुचू कहती हैं, वो लोग रूल्स का यूज करते हुए ही तो बैटल को कंट्रोल कर रहे हैं, तो फिर आखिर वो कैसे एक डीजेनरेट और कमीने कहलाए गए? और क्या हम लोगों ने भी उनके साथ में कुछ देर पहले कुछ ऐसा ही नहीं किया था? हम लोगों ने भी उन्हें तब लात मारी थी जब वो लोग भी डाउनफॉल में थे, इसलिए अब वो इस बात का बदला लेना चाहते हैं। तो फिर आखिर इसका अपने द्वारा अपनाए गए रास्ते से कोई लेना देना नहीं है। तो किंगचन की ये सारी बातें सुनकर के तो सभी लोग उसकी ओर ही देखने लगते हैं। तब उन लोगों का यंग मास्टर भी हैरान होते हुए किंगचन से कहता है कि जूनियर सिस्टर, आखिर आप हमेशा उन डेमोनिक कल्टीवेटर्स का साथ क्यों देती रहती हैं? तो क्या ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उस लड़की की वजह से है? सिस्टर चुचू कहती है कि हाँ, उसी की वजह से है, और वो और मैं, हम दोनों एक पुराने दोस्त हैं, और चाहे मैं कहीं भी किसी भी साइड पे हूँ, मैं हमेशा उसका साथ दूंगी। लेकिन इस सब बात को एक तरफ रखते हुए सिचुएशन ये है कि अब हमें हर संभव तरकीब अपनानी होगी, बस शर्त है कि हम लोग नियमों के अनुसार ही खेलें, और अब हम सभी को अपने विरोधियों के ऊपर नजर रखनी है। और जब आप खुद ही किसी बड़े नुकसान में हो, तो फिर इस चीज का दूसरों के मोरल्स के ऊपर दोष आरोप करने का क्या ही मतलब, और इस तरीके से सिर्फ खुद को इतना अच्छा बताने का प्रयास करना, ये सब कुछ सिर्फ एक कमजोर व्यक्ति की ही निशानी होती है। और मैं तो हमेशा से ही इस तरीके के लोगों से घृणा करती हूँ। सिस्टर चुचू की ये बात सुन उनका यंग मास्टर कहता है कि जूनियर सिस्टर, तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर वो व्यक्ति इस तरीके से इतना ज्यादा नीचे गिर जाता है, तो क्या आप वाकई में उसके बारे में सोचना बंद कर देंगी? तो सिस्टर चुचू कहती है कि नहीं, वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा, और तुम में से कोई भी उसके बारे में बिल्कुल नहीं जानता। एक पिल कंपटीशन के दौरान उसके पास में बहुत तेजी से पिल को कंप्लीट करने की स्पीड थी, लेकिन फिर भी बेहतर लाभ के बावजूद भी उसने अपने प्रतियोगी को पीछे रखने के लिए उसने अपनी छोटी मोटी चालें अपनाई। उसने यहाँ तक कि अपने अपोनेंट को इतना ज्यादा फोर्स कर दिया था कि उसे क्वालिफाई होने के लिए अपने ब्लड एसेंस का भी यूज करना पड़ा। और ठीक उसी समय किसी ने कहा था कि उसने उससे बस सिर्फ 1 सेकंड पहले ही फिनिश कर दिया, लेकिन फिर भी उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब थी, इसलिए उसे ये स्थान मिलना चाहिए था। इसके बाद फिर किंगचन उन लड़कियों से पूछती है कि तुम ही मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें कैसा लगता है? तो तब येलो हेयर वाली लड़की कहती है कि अगर उसके पास में बेहतर पिल थी, फिर भी अगर वो बराबरी पर भी होता, तो फिर भी वो लास्ट प्लेस पर ही आता। तो उसकी बात सुन किंगचन भी हंसते हुए कहती है कि हाँ, सबने भी यही सोचा था, लेकिन सिर्फ केवल वही था जो कि अपने विरोधी के खिलाफ खड़ा हुआ था, और उस कंपटीशन में स्पीड ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, लेकिन फिर यहाँ एंड पर क्वालिटी को ज्यादा प्रेफरेंस दी गई। तो किंगचन की ये बात सुन फेरिस हुई कहती है कि क्या वो कोई मूर्ख है, और क्या आपने नहीं कहा था कि वो दूसरों को हराना चाहता था? तो फिर आखिर उसने इस मौके का फायदा क्यों नहीं उठाया, और आखिर उसने उसकी मदद क्यों की? तो किंगचन कहती है कि हाँ, बस वो वही है, अपनी हार को स्वीकार करना और अपनी जीत के साथ भी जनरस रहना। और हालांकि मैं मानती हूँ कि वो एक एवल है, लेकिन एक स्टाइल के साथ में। मैंने भी इस चीज को एक अच्छा अवसर बर्बाद हुआ ये सोचा, लेकिन अब पीछे मुड़ करके मैंने पाया कि उसने बिल्कुल सही काम किया था। इसलिए मैं ये अच्छी तरीके से जानती हूँ कि वो अपने लक्ष्य तक
पहुंचने के लिए कुछ भी करेगा, लेकिन प्रिंसिपल और सिद्धांतों के दायरे में रहकर। और मुझे तभी पता चल गया था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अच्छा है या बुरा है, मगर मुझे वो पसंद है क्योंकि वो एक ट्रू मैन है। तो अब किंग चन की जूफेन को लेकर के ये सारी बातें सुन करके तो सभी की सभी लड़कियां किंग चन को ही देखती रह जाती हैं, जबकि फिर इसके बाद में फेरी सुई जूफेन की ओर मुड़ करके देखती हैं और अपने मन में कहती हैं कि यंग मास्टर जू दिखने में तो काफी ज्यादा लापरवाह लगते हैं, मगर लेकिन सचमुच में उनका कैरेक्टर कितना ज्यादा ग्रेट है। इधर येलो हेयर वाली लड़की तो किंग चन से पूछती है, सिस्टर किंग चन क्या वो एंड पर जीत गया? तो किंग चन बताती है कि हाँ ऑफ कोर्स वो जीत गया। तो लड़की आगे पूछती है कि आखिर फिर उनके विरोधी का क्या हुआ, क्या उन्होंने उसे मार दिया? तो किंग चन उससे कहती है कि तुम इस बात के ऊपर विश्वास नहीं करोगी, मैंने भी सभी की तरह यही सोचा था कि उसने उसे मार दिया होगा, लेकिन बाद में जब मैं उसके सेक्ट में गई थी तो तब जाकर के मुझे पता चला था अब उसने अपने उस विरोधी को अपने पक्ष में ही ले लिया है और अब दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर के ही काम करते हैं। तो सिस्टर चुचू की ये बात सुनकर तो सभी लड़कियां काफी ज्यादा शौक हो जाती हैं। फेरिस हुई तो हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या इसका मतलब फिर वो बाद में दुश्मन नहीं रहे? जबकि येलो हेयर वाली लड़की कहती है कि मगर लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तो तब सिस्टर चुचू उन्हें बताती हैं कि राइटर्स कल्टीवेटर्स कहते हैं कि एक हीरो दूसरे हीरो को पहचान लेता है, तो फिर आखिर दो डेमोनिक कल्टीवेटर्स एक साथ क्यों नहीं हो सकते? और इसके अलावा वो दोनों ही एक टॉप अल्केमिस्ट थे। तो अब किंग चन की ये सारी बातें सुनने के बाद में तो एल्डरोन से कहते हैं कि किंग चन राइटियस और डेमोनिक दोनों ही क्लियरली तौर पर डिफाइन किए गए हैं, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा कि तुम हमेशा इस बात को याद रखो। अब एल्डर की बात सुनने के बाद फिर किंग चन भी शांत होते हुए आराम से अपना सिर हिला करके उन्हें हाँ करती है, जिसके बाद में ये सारी फालतू की बातें आप फाइनली खत्म हो जाती है। पता नहीं यार राइटर ने क्यों ये सारी फालतू की बकचोदियां इस एपिसोड में डाल दी। बट अब बैक टू आवर फाइट। हम लोगों को फाइनली जिस फाइट का इंतजार होता है, इधर फाइनली वो वाली फाइट भी स्टार्ट होने लगती है, यानी कि इस बैटल की 10वीं फाइट, जो कि हमारे हीरो जू फेन और बीस्ट टीमिंग सेक्ट के बेस्ट डिसाइपल के बीच में होने वाली है। तो अब इधर सबसे पहले अरीना में हुई जेओंग आते हुए कहता है कि तुम कमीने निकम्मे कायरों का समूह, मैं तुम्हें अब दिखाता हूँ कि आखिर कैसे एक अच्छी फाइट लड़ी जाती है और आखिर वाकई में बीस्ट टीमिंग सेक्ट किस तरीके से लड़ता है। इतना कहकर के फिर वो जू फेन को भी अरीना में आते हुए देखता है और कहता है कि ये तो सिर्फ एक थर्ड लेयर का रेडियंट स्टेज का सिर्फ एक कचरा है, जबकि इधर हमारे जू फेन को तो उसकी बात का घंटा भी कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो आराम से हल्के से स्माइल करते हुए अरीना में चल करके आता है। और तभी पीछे से वेनरेबल यान चिल्लाते हुए जूफेन से कहते हैं कि जूफेन मेरी बात सुन रहे हो ना, तुम्हें याद रखना है, तुम्हें अपने आप को होल्ड बैक करके रखना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उस बंदे को जख्मी करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। तो जूफेन भी हल्के से हंसते हुए कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि इस मैच की धांधली को लेकर के इतना ज्यादा हंगामा क्यों है। तो गाइस इधर जूफेन के इतना कहते ही अनाउंसर भी कहता है कि अब जूफेन भी मैच रिंग में आ गया जाता है कि जूफेन अरीना की ओर जा रहा होता है, जबकि पीछे से वेनरेबल यान चिल्लाते हुए उससे कहते हैं कि जूफेन क्या तुम मुझे सुन रहे हो, अपने आप को होल्ड बैक किए रखना, अरे बाप अपने सामने के उस बंदे को बिल्कुल भी हार्म मत करना। तो जूफेन भी कहता है कि हाँ मुझे पता है कि इस सब में क्या झंझट है, इसलिए दिक्कत मत लो, मैं ज्यादा कुछ नहीं करने वाला। तो अब इसी के साथ में जैसे ही जूफेन अरीना में पहुंच जाता है तो स्विंगर और योंगनिंग तो जूफेन को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है, जबकि तभी हमें दिखाया जाता है कि दोनों ओपोनेंट्स रिंग में एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, जबकि इधर डीमन सोल सेक्ट के तीनों यंग मास्टर्स भी जूफेन को देखते हुए कहते हैं कि तो फिर फाइनली अब ये मैच शुरू होने वाला है। अभी हमें फिर से अरीना की ओर दिखाया जाता है कि बीस्ट टीमिंग सेक्ट का नंबर 1 डिसाइपल आगे की ओर बढ़ता है और ठीक जूफेन के सामने खड़े होते हुए जोर जोर से हंसते हुए कहता है, बच्चे तुम्हारे सेक्ट ने अब तक मेरे सेक्ट को काफी ज्यादा ह्यूमिलेट कर दिया, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर अब अपना सारा का सारा गुस्सा उतारूंगा, मगर इस सब के लिए तुम खाली मुझको ही ब्लेम मत करना, क्योंकि ये सब कुछ तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे इस सड़े हुए नसीब के ऊपर ही डिपेंड करता है, जिसका कि नंबर बिल्कुल मेरी तरह ही सेम आया। इधर उस बंदे की ये सारी हरकतों को देख करके तो दूर से यानमो भी कहता है कि ये कितना बड़ा इडियट है, जबकि इधर वेनरेबल यान तो टेंशन में आते हुए अपने मन में कहते हैं कि जूफेन मेरे भाई प्लीज इन बातों को सहन कर लेना। तभी हमें इधर जूफेन को दिखाया जाता है जिसको कि उसकी बातें से तो कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, बल्कि से स्माइल करते हुए यहाँ पे आराम से खड़ा होता है, मगर तभी अचानक से उसे कोई अलग ही चीज सेंस होती है, जिसे कि सेंस करके जूफेन काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है, जबकि उसे वो सेंसेशन उसके पीछे से आ रही होती है, इसलिए जूफेन जल्दी से अपने पीछे मुड़ करके देखता है। तो पहले तो उसके पीछे कुछ नहीं होता, मगर जूफेन की सेंसेशन के हिसाब से कोई ना कोई तो जरूर उस गेट के पीछे खड़ा था, इस वजह से जूफेन अभी भी गौर से उस गेट की ओर घूर रहा होता है, जबकि जूफेन को अपने आप को इग्नोर करते हुए और दूसरी ओर घूरते हुए देख करके बीस्ट टीमिंग सेक्ट का वो बंदा तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में अपने दांत पीसते हुए अपने मन में कहता है कि ठीक है तू इग्नोरेंट मूर्ख, एक तुच्छ सा रेडियंट स्टेज की थर्ड लेयर का बंदा मुझे इग्नोर करने की हिम्मत कर रहा है, तो ठीक है फिर अब तूने मुझे इतना
इतना ज्यादा गुस्सा दिला करके अपनी मौत को दावत दी है। इसके बाद फिर हुई जुएंग जुफेन से चिल्लाते हुए कहता है कि बच्चे चलो ठीक है, मैं तुम्हें फ्री 10 मूव दे रहा हूँ, तुम चाहो तो मेरे ऊपर अपने 10 मूव का यूज करते हो मेरे ऊपर अटैक कर सकते हो, और मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी जगह से जरा सा भी नहीं लूंगा। इधर हुई जुएंग के इतना कहने के बाद भी जुफेन की ओर से उसे कोई जवाब नहीं मिलता और जुफेन अभी भी उसी ओर देख रहा होता है। तो अब इधर जुफेन को इस तरीके से करते हुए देख करके तो वेनेवलियान भी परेशान होते हुए कहते हैं कि जरूरी कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, जबकि हुई जियो तो अभी भी काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आया होता और फिर वो जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि ओ अज्ञानी मूर्ख, तो अब मुझे समझ में आया, लगता है कि मैंने तुझे कुछ ज्यादा ही डरा दिया, लेकिन अपनी इन हरकतों की वजह से एक पल के लिए भी ये मत सोचना कि तुम्हारी इन सब चीजों की वजह से कुछ भी बदल जाएगा, और ना ही मैं तुम्हारे ऊपर जरा सी भी नरमी बरतूंगा, क्योंकि मैं एक सिद्धांतवादी व्यक्ति हूँ। इतना कहते ही हुई जियो अपने चोखे को उतार देता है और काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए सभी लोगों को शो कराने लगता है। तभी हुईजियोंग के पावर्स को देखने के बाद में वहीं साइड पे खड़ा गुईहू भी कहता है कि हुईजियोंग ऐसे ही बीस्ट टीमिंग सेक्ट का टॉप डिसाइपल नहीं है, वाकई में उसके पास कुछ स्किल्स तो हैं, मगर ये अफसोस के पास है कि उसके सामने वाले बंदे के सामने तो ये सारी चीजें कुछ काम ही नहीं आती, क्योंकि अभी उसे नहीं पता है कि वो किस मॉन्स्टर की ओर आगे बढ़ रहा है। इधर तभी अरीना की ओर वापस से दिखाते हैं जहाँ पे कि गुईहू ने ड्रैगन बॉल के गोकू की तरह कामेहामेहा वाला पोज बना रखा होता है और अपने हाथ में एनर्जी को इंसर्ट करते हुए कहता है कि कमीने, तुमने खुद इस चीज को मांगा है, ये है मिड प्रोफाउंड रैंक मार्शल आर्ट डिसेंडिंग बियर पाम। तो कहते ही हुईजियो अपने मूव को पूरी तरीके से चार्ज करके जूफेन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, जबकि इधर जूफेन तो अभी भी वहीं पे पीछे मुड़ करके घूर रहा होता है। तो तब जूफेन को अभी भी इस तरीके से देख करके ऑनियन फेंग भी थोड़ा शॉक होते हुए अपने मन में कहता है कि आखिर अब उस बंदे को क्या हो गया है, क्या वो अपनी मौत से डर गया है और वहीं पर जम गया है, जबकि इधर अभी भी जूफेन को मूव ना करते हुए देख करके तो योंगनिंग और स्वेंगर भी जूफेन के लिए काफी ज्यादा परेशान होते हुए उसे जोरों से आवाज लगाने लगती हैं, मगर तभी इधर अरीना में गुईहू तो जूफेन को ऊपर अटैक करने के काफी ज्यादा करीब पहुंच गया होता है और तभी हमें दिखाया जाता है जूफेन की गुस्से में लाल आंखें अभी भी गुस्से में पीछे उस गेट की ओर घूर रही होती हैं, जबकि जूफेन को इस तरीके से घूरते हुए देख करके तो वेनेवलियान भी हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर इससे क्या हो गया है, और तभी जूफेन की आंखें गुस्से में और ज्यादा लाल और चौड़ी हो गई होती हैं, क्योंकि उसे वाकई में उस गेट के पीछे एक बंदा दिख जाता है जो कि शैडोज में होता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर से गोल्डन ऑरा रिलीज हो रहा होता है और उसकी भी आंखें गोल्डन एनर्जी से चमक रही होती हैं और साथ साथ जूफेन को ही घूर करके देख रही होती हैं। कमेंट करके बताना कि आप लोगों को क्या लगता है कि आखिर ये बंदा कौन होगा। फिलहाल इधर जूफेन भी अपनी आंखों में ब्लू फ्लेम्स को रिलीज करते हुए बंदे को घूरते हुए अपनी दुश्मनी का उससे ऐलान कर रहा होता है और साथ ही उसे देखते हुए जूफेन इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि उसके ऊपर से कंट्रोल छूटने लगता है, जिस वजह से जूफेन की बॉडी से पर्पल लाइटनिंग अनलेस होती है, उसका हाथ भी किलिंग के हैंड में कन्वर्ट हो जाता है और साथ ही जूफेन अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए किलिंग के हैंड से हुईजियो के मुंह पर एक जोरदार पंच मार देता है, जिस पंच को खाते ही हुईजियो तो बड़ी तेजी से पीछे की ओर जाने लगता है और तभी हमें दिखाया जाता है जूफेन के उस पंच का पावर इम्पैक्ट, जो कि इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि जूफेन के उस पंच से एक खतरनाक एनर्जी बाहर निकलती है और वो एनर्जी सीधा अरीना के उस बैरियर से जाकर के हिट होती है, जिस वजह से उस बैरियर में भी बड़ी तेजी से क्रैक आने लगते हैं, जो देख करके तो रेफरी एल्डर भी काफी ज्यादा शॉक होते हुए कहते हैं कि अरे नहीं, ये अरे तो टूटने वाली है, और तभी इसी के साथ में वो बैरियर भी वहाँ पर टूट जाता है, उसके अंदर एक काफी बड़ा होल हो जाता है और फिर जूफेन की वो एनर्जी सिर्फ इतने पे ही नहीं रुकती, बल्कि वो सीधा बीस्ट टीमिंग के सभी एल्डर और डिसाइपल्स की ओर जाती है, जैसे कि अपनी ओर आते हुए देख करके वो सभी के सभी लोग भी काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और तभी हमें दिखाया जाता है कि जूफेन की वो एनर्जी उन लोगों को भी हिट करते हुए अरीना की वॉल्स को तोड़ के पार निकल जाती है और वहाँ पे उस दीवार के ओर पास एक भयानक तबाही मच जाती है और पर्पल लाइटनिंग तबाही और धुआं रह जाता है और फिर तभी हमें बीस्ट टीमिंग सेक्ट के ग्रुप की ओर दिखाया जाता है, जहाँ पे कि उनके सभी के सभी डिसाइपल्स और एल्डर की बॉडी पूरी तरीके से गायब हो चुकी होती है और क्योंकि उनका एल्डर एक इथेरियल स्टेज का एक्सपर्ट था, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसकी सोल बॉडी ही रह जाती है और तब अपनी ऐसी हालत को देख करके उस एल्डर का मुंह तो खुला का खुला रह जाता है और वो काफी ज्यादा शॉक होते हुए कहता है कि व्हाट द हेल, आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी क्या हुआ, मुझे तो बिल्कुल समझ में ही नहीं आया। इधर तो रेफरी एल्डर भी उन लोगों की इस तरीके की हालत को देख करके काफी ज्यादा शॉक होते हुए कहते हैं कि क्या बीस्ट टीमिंग सेट के सभी डिसाइपल्स का पूरी तरीके से विनाश हो गया, यहाँ तक कि इस अटैक के बाद में उनके इस एल्डर की बॉडी भी सर्वाइव नहीं कर पाई, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर उनकी सोल ही बची रह गई है। इधर तभी हमें फिर से जूफेन की ओर दिखाया जाता है, जो कि इतनी तबाही मचाने के बाद में अभी भी अरीना में सीधा खड़ा होता है और उसके अंदर से पर्पल लाइटनिंग रिलीज हो रही होती है और साथ ही भाई जूफेन इस पर्पल लाइटनिंग के इर्द गिर्द रिलीज होते हुए और किलिंग के हैंड को अनलिस्ट करने के साथ में
क्या ही कमाल लग रहा होता है। जबकि इधर ज़ूफेन के इतने ज्यादा खतरनाक पंच को देखने के बाद में तो मिस्टिकल हेवन सेक्ट के एल्डर और फेरी सुई का भी मुंह और आंख खुली की खुली रह जाती है। और ना सिर्फ ये लोग बल्कि डीमन सोल सेक्ट के तीनों यंग मास्टर की भी हालत ज़ूफेन के इतने खतरनाक पंच को देखने के बाद में बुरी हो चुकी होती है। क्योंकि वेनरेबल यान और वेनरेबल गुई भी ज़ूफेन के इस एक्शन को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। इधर ना सिर्फ वो लोग बल्कि यानमो की भी हालत बुरी हो चुकी होती है और वो घबराते हुए अपने मन में कहता है कि ये बच्चा, इस बच्चे की तो कोई सीमा ही नहीं दिख रही। जबकि उसके साइड पे खड़ी यूमी भी ये सब देख करके काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है। और तभी हमें ज़ूफेन को दिखाया जाता है जो कि अभी भी वहीं पे खड़े होते हुए उसी बात के अपना सोचते हुए कहता है कि उस गुफा में भी मैंने अपनी इस फुल स्ट्रेंथ का यूज नहीं किया था, मगर लेकिन ये फीलिंग्स फिर से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे बॉडी के अंदर की तीनों फोर्सेस एक ही टाइम पर खुद ब खुद काफी ज्यादा स्ट्रांगली तरीके से रिएक्ट कर रही हैं। मगर लेकिन आखिर वहाँ वो कौन था? तो अब इधर हमें यूमी की ओर दिखाया जाता है क्योंकि ज़ूफेन की इतनी खतरनाक पावर्स को देखने के बाद यानमो से पूछती है कि सीनियर ब्रदर, आपको क्या लगता है कि आखिर ये बंदा वू किंग्यू के खिलाफ किस तरीके का प्रदर्शन करेगा? तो यानमो कहता है कि मुझे नहीं पता, क्योंकि इन दोनों में से एक तो डिमोनिक कल्टीवेटर है जबकि दूसरा वाला एक राइटियस कल्टीवेटर है। उनमें से एक जो कि हेल यानी कि नर्क की भूमि से आता है जबकि दूसरा वाला हेवेंस जैसी आनंद की भूमि से। तो इसलिए इन दोनों अलग अलग रास्तों पर चलने वाले लोगों की तो मैं कोई तुलना नहीं कर सकता। हालांकि अगर बात ताकत की जाए तो मैं बिलीव करता हूँ कि उस मामले में वो किंग्यू तक को भी इस आदमी के इस पंच का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यानमो की ये बात सुनकर तो यूमी भी काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है। जबकि यानमो आगे कहता है कि इस बार की डबल ड्रैगन गैदरिंग में एक काफी बड़ी हलचल मचने वाली है। और तभी हमें डीमन सोल सेक्ट के तीनों यंग मास्टर्स को दिखाया जाता है जहाँ पे कि हानी यूनफेंग तो अपने दोनों भाइयों से कहता है कि तो अब ये सब कुछ देखने के बाद तो ये बात बिल्कुल सेटल रही कि अब हमें कुछ भी करके हमारी होने वाली फाइट्स में फर्स्ट या फिर सेकंड पोजीशन लानी है, थर्ड के बारे में तो सोचना भी मत। कि तब हमें अपनी जगह बनाए रखने के लिए इस बीस्ट का सामना करना पड़ेगा, मगर हम इस आदमी के इस पंच का सामना तो बिल्कुल नहीं कर सकते। याद रखना हमें अपनी फाइट पे फर्स्ट या फिर सेकंड पोजीशन पे तो आना ही है। तो तब अब उसके दोनों भाई भी ये समझ चुके होते हैं कि वो ज़ूफेन का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए वो दोनों लोग भी उसकी बात के लिए एग्री हो जाते हैं। तभी हमें वापस से फाइटिंग अरीना का सीन दिखाया जाता है पे कि अनाउंसर एल्डर ज़ूफेन के पीछे आते हुए सभी लोगों को अनाउंस करते हुए कहते हैं कि लोअर 3 सेक्टरों की वजह से इस एबनॉर्मल डायरेक्शन को देख करके फिलहाल कुछ टाइम के लिए हम लोग इन मैचेस को यहीं पर रद्द करते हैं और अब मैं इसके आगे की कार्रवाई के लिए हमारे दोनों एक्सीलेंटों को इस बात की सूचना दूंगा कि फिर वो हमें आगे की बता सके कि हमें आगे क्या करना है। इसलिए फिलहाल अलग अलग एम्पायर से आए इंपीरियल डेलीगेशन फिलहाल के लिए वापस चले जाए। तो अब रेफरी एल्डर कितना कहते ही बीस्ट टीमिंग सेक्ट के एल्डर सोल फॉर्म में उनसे कहते हैं कि एल्डर आप इस सब को ऐसे ही खत्म होने नहीं दे सकते। यहाँ पे अभी फिलहाल सभी लोगों के सामने मेरे सभी के सभी डिसाइपल्स मारे गए और उस बंदे ने अपने सिर्फ एक ही स्ट्राइक में सभी लोगों को खत्म कर डाला और जबकि तुम इस बात के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हो। तो तभी वहाँ पे वेंडेबल यान आते हुए उस एल्डर से कहते हैं कि इस फाइटिंग स्टेज पर तो किसी भी मूवमेंट पर मौत हो सकती है। तो फिर आखिर कुछ डिसाइपल्स के खो जाने के बाद में तुम इतना ज्यादा हंगामा क्या कर रहे हो? और तुम जो कह रहे हो उसके अनुसार तो हमें अभी कभी इस डबल ड्रैगन गैदरिंग को यहाँ बंद कर देना चाहिए। तो फिर अब क्या तुम एक जीवन के बदले एक जीवन का इंतजार करना चाहते हो? और क्योंकि अगर इस तरीके का रूल कभी लागू हो गया तो फिर बताओ कि आखिर फिर तब यहाँ से कौन बाहर निकल पाएगा और फिर सेक्टों के डिसाइपल्स का जजमेंट कैसे किया जाएगा? तो तब बीस्ट टीमिंग सेक्ट के एल्डर कहते हैं कि बकवास बंद करो और मुझे बताओ कि मेरे बाकी के सभी डिसाइपल्स स्टेज पे कब थे, क्योंकि वो सभी के सभी लोग तो स्टेज के बाहर ही खड़े थे। तो तब वेनेवलन उल्टा उसके ऊपर चढ़ते हुए कहते हैं कि तुम ही यहाँ पर एक टट्टी हो टट्टी। और मैं तुम्हें बता दूं कि जब ज़ूफेन ने अपनी फिस्ट का इस्तेमाल किया था तो तब उसकी फिस्ट स्टेज पर ही अनलेस हुई थी और उसी से स्टेज पर मौजूद आपके उस डिसाइपल की मौत हो गई और उसकी बस इतनी गलती है कि उसकी पावर बस कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गई, जो कि बस बैरियर को तोड़ते हुए आपके डिसाइपल्स को जाकर के हिट हो गई, जिससे कि आपके बाकी के टीम के सदस्यों को भी थोड़ा नुकसान हो गया। तो इसलिए अब आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस सब के लिए उस बैरियर को ब्लेम करना चाहिए, जो कि इतना ज्यादा कमजोर था कि मेरे डिसाइपल की एक स्ट्राइक को भी नहीं झेल पाया और टूट गया। तो इसलिए अगर आप इस सब को लेकर के इतने ज्यादा क्रोधित ही हैं तो इसके लिए आपको डबल ड्रैगन गैदरिंग मैनर से उलझना चाहिए। तो तभी उन दोनों लोगों के इस झगड़े के बीच में रेफरी एल्डर आते हुए कहते हैं कि प्लीज आप दोनों लोग वापस चले जाइए और मेरा इंतजार कीजिए और जब मुझे एक्सीलेंट से इस बात का आंसर मिल जाएगा तब उसके बाद आप दोनों उस
समाधान से संतुष्ट हो जाओगे, मगर लेकिन यहाँ पर डबल ड्रैगन बैनर के नाम पर एक दूसरे को ब्लेम नहीं करोगे। तो अब रेफरी एल्डर की बात सुन के दोनों वेंडेबल्स ही उनकी बात को समझ जाते हैं, फिर दोनों ही उनकी बात को एग्री करते हुए अपनी अपनी साइड पर जाने लगते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वेंडेबलियन अपनी सारी टीम के साथ आ जाते हैं और जुवन के साथ जाते हुए उससे पूछते हैं कि ब्रदर, तुम तो हमारे सेक्ट में शांति की एक तस्वीर थे, और यहाँ तक कि उन एल्डर्स के पास जाने के समय पर भी तुमने हर एक छोटी छोटी बात के ऊपर भी योजना बनाना सुनिश्चित किया था। तो फिर अब आखिर ऐसा तुम्हारे साथ में क्या हुआ था जो कि तुम मंच पे आते ही एक इतना बड़ा धमाका कर बैठे? तो क्या कहें, उस बंदे के उन बेकार शब्दों ने तुम्हें इतना ज्यादा गुस्सा तो नहीं दिला दिया था? क्योंकि तब मैंने तुम्हें देखा था कि तुमने एक इतना ज्यादा स्ट्रांगली रिएक्शन दिया था कि यहाँ तक कि तुम्हारी आंखों को देख करके तो मैं भी एक पल के लिए डर गया था। तो क्या तुम सचमुच में उसकी बातों से इतनी ज्यादा क्रोधित हो गए थे? तो तब जुफन वेंडेबलियन से पूछता है कि क्या उसने मुझे इतने ज्यादा ताने मारे थे क्या? अगर मुझे इस बारे में नहीं पता, मैंने तो उसे नोटिस भी नहीं किया था। तो जुफन की इस बात से तो वेंडेबलियन काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और जुफन से पूछते हैं कि अगर तुम्हारे गुस्से की वो वजह नहीं थी तो फिर आखिर तुम इस तरीके से कैसे फूट पड़े, और यहाँ तक कि तुमने उसके साथ साथ उसके सेक्ट के सारी टीम को ही खत्म कर डाला, और क्या तुम हमारी उस प्लानिंग को भी भूल गए थे? तो जुफन कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और इसके अलावा मेरा वो पंच उस बंदे के लिए तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि वो इस चीज के लायक तो बिल्कुल भी नहीं था। तो अब जुफन की सारी बातें सुनने के बाद तो वेंडेबलियन भी कंफ्यूज होते हुए अपने मन में कहते हैं कि आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मगर तभी इसी के साथ में सीन चेंज होता है, हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है जैसे कि जुफन ने देखा था, जो कि अब वो जुफन को देखने के बाद वहाँ से जा रहा होता है, और तभी एक और बंदा उसके पास चलते हुए आता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि उसका सीनियर ब्रदर होता है। उसे आवाज लगाते हुए कहता है कि जूनियर ब्रदर, इस पूरे दिन से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ और तुम मुझे कहीं नहीं दिखे हो। तो मुझे लगा कि तुम कहीं बोर होकर के यहाँ से भाग गए हो, और अब जब मैं तुम्हें यहाँ पर देख रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि तुम तो यहाँ पर लोअर 3 सेक्टरों की फाइटों को देखने के लिए आए हुए हो। क्या लोअर 3 सेक्टरों में से किसी ने क्या वास्तव में तुम्हारे इंटरेस्ट को अट्रैक्ट किया है? लेकिन तुम तो हमारे सेक्ट में किसी भी एक्सपर्ट के चैलेंज का जवाब देने में भी इंटरेस्टेड नहीं रहा करते थे। तो वो जूनियर ब्रदर हंसते हुए कहता है कि सीनियर ब्रदर, जैसा कि आप समझ रहे हैं ये सब कुछ वैसा नहीं है, और मैं यहाँ पर किसी भी तरीके की फाइट को देखने के लिए नहीं आया था, बल्कि मैं तो यहाँ पर किसी को देखने के लिए आया था। और ब्रदर, क्या आपको याद है कि कुछ दिन पहले मुझे सडनली अचानक से कुछ फीलिंग्स उठी थी और मुझे एहसास हुआ था कि मेरा डेस्टिन्ड राइवल, मेरा नियति से चुना हुआ जानी दुश्मन मेरे आसपास ही है। तो मेरी वो फीलिंग्स बिल्कुल सच थी, वो सचमुच में यहाँ पर आया हुआ है। तो ये सुन वो सीनियर ब्रदर कहता है कि क्या वो लोअर 3 सेक्टरों में से है? जूनियर ब्रदर कहता है कि हाँ, मैंने उसे वहीं पर पाया है, और वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि मैंने उसे इमेजिन किया था, बिल्कुल मेरी ही तरह, एक हाफ ह्यूमन और एक हाफ बीस्ट। उसकी भी बिल्कुल मेरी ही तरह एक सोवेरियन की बॉडी है, और हम दोनों के बीच की शक्तियाँ भी हम दोनों को एक दूसरे के करीब खींचती हैं, बिल्कुल एक अंतहीन चक्रव्यूह की तरह, जिससे कि हम कभी भी बच नहीं सकते। तब उसकी ये सारी बातें सुनकर के उसके सीनियर ब्रदर कहता है कि जूनियर ब्रदर, मैं तुम्हें पहली बार किसी को लेकर के इतना ज्यादा एक्साइटेड देख रहा हूँ। तो वो बंदा भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहता है कि हाँ, आखिर एक योग्य प्रतिद्वंदी से मिलने के बाद में ऐसा कौन होगा जो कि एक्साइटेड नहीं होगा, और जब एक ही टाइप के बीस्ट एक दूसरे से टकराएंगे और इस निष्कर्ष के ऊपर निकलेंगे कि उनमें से कौन बेहतर है, तो वो नजारा देखने में कितना ज्यादा अमेजिंग होगा। सचमुच यही तो मेरा कर्मा है। और माफ कर देना सीनियर ब्रदर, अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपसे वेस्ट आइलैंड के सबसे बेस्ट टैलेंट होने का खिताब आपसे छीन लूंगा, इसलिए अब आप इस सब चीज को मिटा दो, क्योंकि अब ये हम दोनों बीस्टों के बीच में से ही कोई एक होगा। तो अब अपने जूनियर ब्रदर को इस तरीके से देख करके तो सीनियर ब्रदर भी काफी ज्यादा शौक हो गया होता है, और फिर वो भी उसके लिए खुश होते हुए कहता है कि कांग्रेचुलेशन ब्रदर, तो फिर फाइनली तुम्हें तुम्हारी डेस्टिनी मिल ही गई। तो गाइस, अब भाई आगे क्या होने वाला है उसकी स्टोरी तो अब इसके अगले एपिसोड में देखने को मिलेगी, क्योंकि भाई फिलहाल ये वाला एपिसोड तो यहीं पर इसी सीन के साथ खत्म होता है। बाकी अब अगला एपिसोड आप लोगों को अगले हफ्ते देखने को